नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की भी घटना हालिया है और बहुत कम अपराध वाले राज्य, जहाँ से बहुत कम अपराध की कहानियाँ मैंने आपको बताई हैं, छत्तीसगढ़ से है। और आज ये अपराध बताने के पहले या बताने का आशय मेरा यही था कि छत्तीसगढ़ के बहुत से हमारे सुधी श्रोता बार बार कहते हैं कि साहब छत्तीसगढ़ के अपराध के बारे में भी कुछ बताया जाए। छत्तीसगढ़ में सामान्यतः ट्रेडिशनल अपराध ही होते हैं। कोई बहुत हाई फाई या कोई बहुत एडवांस्ड अपराध बहुत कम देखे जाते हैं। खाली कोयला खान क्षेत्रों में जब कोई बड़ी बात होती है, यानी जो उसके ठेकेदार हैं, जो उसके इंजीनियर हैं, इनमें आपस में कभी कोई विवाद होता है या कोई लेन देन का झगड़ा होता है या दबंग लोग इसमें कूद जाते हैं, तभी कोई बड़ी घटना हो तो हो, वरना सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ में अपराध की बहुत ही ट्रेडिशनल, जैसे चोरी है, छोटी मोटी लूट है, आसपास संबंधों को लेके कत्ल है, इसके सिवा और कोई घटना नहीं होती है। बात 12 सितंबर 2023 की है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में करगाडीह महुआरी भाठा में एक मिल के पीछे खेत में एक महिला की लाश मिली। उसकी उम्र कोई 32-33 साल रही होगी। हल्ला हुआ, चूंकि अपराध इस तरह के वहाँ नहीं होते हैं तो सभी वहाँ मौके पर पहुँचे। दुर्ग के एसपी शलभ सिन्हा भी मौके पर पहुँचे। मौका मुआयना किया गया। बाकी सब जो एसओपी होती है कि साहब डॉग स्क्वाड आया, फॉरेंसिक वाले आए, क्राइम ब्रांच आई, नंबर्स ढूंढे जाने लगे, लिए जाने लगे। अपरेंटली यानी प्राथमिक तौर पे गर्दन पर और हाथ की नसों में बहुत ही शार्प एज्ड कट्स मिले। इतने शार्प एज कि ये चाकू या छुरी से होना संभव नहीं है। अंदाज ये लगाया गया कि शायद ये हत्या ब्लेड से हुई हो, लेकिन ब्लेड से हत्या करने में रेजिस्टेंस की पूरी संभावना होती है, क्योंकि आप उसको झटके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसे इत्मीनान से तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर झटके से वो न घाव देगा, न प्राणघातक होगा और विरोध की संभावना पूरी होगी। बहरहाल पोस्टमार्टम के लिए शव पंचायतनामा के बाद भेज दिया गया और जो फाइंडिंग्स आई उसमें असली बात क्लियर हुई कि कॉज ऑफ डेथ वो स्ट्रेंगुलेशन आया और एंटीमॉर्टम इंजरीज ये शार्प एज्ड वेपन की आई। बहरहाल अगले दिन तक महिला की पहचान भी हो गई। वो बाबा पारा आदर्श नगर उतई की रहने वाली जमुना बाई गोस्वामी थी। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया कि ये इसकी हत्या क्यों हुई होगी, क्या वजह रही होगी। बहुत जल्दी ही इसका पता भी लग गया कि क्या वजह रही होगी। बताया ये गया कि ये पिछले 2 वर्षों से एक बड़े ठेकेदार जो पुरई के रहने वाले थे, यशवंत साहू, ये उससे इसके प्रेम संबंध चल रहे थे। पुलिस ने यशवंत साहू को ढूंढना शुरू किया और थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को, क्योंकि घटना के बाद से यशवंत साहू भाग गया था। बहरहाल पुलिस ने घेर कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो जैसे हमेशा होता है कि अपना पहले दाएं बाएं की बातें, अरे साहब मैं उस दिन तो फलां जगह था और ठिकाना जगह था, गलत बोल रहे हैं, फलां की मुझसे दुश्मनी है, उसी ने आपको बताया होगा। ये बड़े सेट
डिफेंडिंग सेंटेंसेस होते हैं जब कोई पकड़ा जाता है किसी बड़े अपराध में या बड़े जुर्म में। कि साहब ये तो मुझे फंसाया जा रहा है, पहला जुमला यही होता है कि मुझे तो फंसाया जा रहा है। दूसरा, मैं उस दिन मौके पर नहीं था। जो बहुत चालाक हैं और ये जानते हैं कि हमारी लोकेशन यहाँ निकाली जाएगी, तो ये कहेंगे कि साहब मैं तो फलां गांव में फलां के यहाँ एक समारोह में आया था या उनसे मिलने आया था, आप चाहें तो उनसे पूछ लें। उनको पहले ही सेट करके रखा है कि पुलिस पूछे तो कह देना कि हाँ आए हैं, ताकि सेल का टावर वही मिले जो उनके घर पर रहने और जहाँ पर लाश मिली है उसमें आता हो। तो ये बहरहाल उसने अपने पूरी, ठेकेदार था, पैसे वाले था, पैसा वाला था, बड़ा आदमी था, तो उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन पुलिस थोड़ी देर तक तो उसके रुतबे का कह लें या उसके पैसे का भी कह लें, उसका लिहाज करती रही। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के दखल के बाद उनका भी सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू कर दिया पुलिस ने। ज़्यादा झेल नहीं पाए ऐसे लोग, ये बहुत ज़्यादा मुंह के केवल बादशाह होते हैं, लंबी लंबी फेंकने की आदत होती है, दूर दूर तक नेम्स ड्रॉपिंग बहुत करते हैं ये। आप इनको पकड़ के ले आइए तो सबसे पहले ये बताएंगे साहब फलाने डीआईजी साहब से मेरे बारे में पूछ लीजिए। कहने का आशय ये कि साहब वो डीआईजी साहब मुझे जानते हैं, फलाना डीएम साहब से साहब पूछ लीजिए, मेरा इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है और न ही मैं इस तरह का कोई काम मैंने आज तक किया है। बहरहाल जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगते हैं, म्यूज़िक पार्टी के वाद्य यंत्र बजने लगते हैं, तो बड़े बड़े इस तरह के जो लोग हैं इधर उधर की बात करने वाले, वो लाइन पर आ जाते हैं। यशवंत साहू भी बिल्कुल ट्रैक पर आ गए। उन्होंने बताया कि वो ठेकेदारी का काम करते हैं, अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े ठेके लगते हैं, मिलते हैं उनको। और ऐसे ही किसी साइट पर उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे ले आते हैं या काम कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं या मालिक के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि बड़ा ठेकेदार हर लेबर से उसकी छानबीन करे, वो अपने सुपरवाइज़र से या जो उनका मेट मुंशी होता है उसी को काम बताते हैं, उसी से काम की प्रगति के बारे में पूछते हैं और कमी के बारे में भी उसी को बताते हैं। बहरहाल उनके सुपरवाइज़र की पत्नी पर इनकी निगाह पड़ गई। श्रीमान यशवंत साहू, आदरणीय ठेकेदार साहब की निगाह पड़ गई तो पड़ गई। पैसा, रुतबा, आदमी सब सिर पे चढ़कर जब बोलता है या सिर पर जब चढ़ जाते हैं ये लोग, सवार हो जाते हैं, तो इनकी अकल मारी जाती है। बहरहाल सुपरवाइज़र बेचारा सुपरवाइज़र, वो क्या कर सकता था। धीरे धीरे आना जाना शुरू हुआ। जो कंस्ट्रक्शन की साइट है उस पर हमेशा ठेकेदार अपना एक ऑफिस बना के रखता है। ऑफिस भी हमेशा 2 पार्ट्स में होता है। सामने कुर्सियां, या बड़ा ठेकेदार है तो सोफे लगे होंगे। जो लोग आते हैं जिनका उस कंस्ट्रक्शन साइट से संबंध होता है, जैसे इंजीनियर हैं, ओवरसियर्स हैं, जूनियर इंजीनियर जिन्हें कहते हैं, बड़ा इंजीनियर है, किसी जिस डिपार्टमेंट का काम है उस डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी है, अगर वो आता है तो उसको एंटरटेन करने के लिए सामने वाले पोर्शन में सोफा या कुर्सियां पड़ी होती हैं और उसके पीछे एक शयन कक्ष भी होता है। प्राइवेट रूम से कहते हैं वो लोग। और चलांटुओं को ये बताया जाता है कि जिससे पर्सनल बात करनी होती है वो पीछे वाले कमरे में करते हैं, या ये कह देते हैं कुछ पर्सनल बात करनी है, अभी भीतर कोई नहीं आएगा, कोई आता है तो उसको यहीं बिठा लेना, बिठा के उसको चाय पानी कराना, तब तक मैं फलां से बात करके भीतर से आ रहा हूँ। वो उनका आराम गाह होता है, शयन कक्ष होता है। जैसा ठेकेदार होगा वैसे ही उस पर उस कक्ष में सामान होगा, मतलब फोल्डिंग भी हो सकती है, तखत भी हो सकता है, बढ़िया डबल बेड भी हो सकता है, उस पर अच्छा गद्दा भी हो सकता है, कभी कभी सिर्फ चद्दर पड़ा होगा, गंदी तकिया होगी, अच्छी तकिया होगी। बहरहाल वो शयन कक्ष होता है। धीरे धीरे जमुनाबाई का प्रवेश उस शयन कक्ष में हो गया।
आप समझ ही सकते हैं, बेचारे गरीब सुपरवाइज़र की पत्नी थी, बड़े ठेकेदार थे, संबंध हो गया तो हो गया। ऐसा होते होते करीब 3 साल हो गए। पत्नी जो घर पे रहती थी, ब्याहता पत्नी दामिनी, वो उसको भी दाएं बाएं से, देखिए ऐसे लोगों के तमाम विरोधी भी होते हैं। कोई अगर ये मान के चले कि मैं ये काम चोरी से कर रहा हूँ, किसी को भनक तक नहीं लगेगी, वो मुगालते में है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ 4 लोगों की निगाह है, ठेकेदार हैं, तो नेचुरली टेंडर के लिए उनका प्रतिद्वंदी भी होगा, कोई दूसरा भी होगा जो उनके साइट के ठेके लेने के लिए आतुर होगा, कोई दूसरा भी होगा जो बाकी दूसरे इंजीनियर्स या उसी इंजीनियर जो ठेका देता है उसके हाथ पैर जोड़ रहा होगा कि साहब फला वाला काम हमें दे दीजिए। बहरहाल ऐसे ही किसी ने इनकी पत्नी दामिनी को ये बात बताई। दामिनी को यकीन नहीं हुआ, कस्में खाने लगी, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा हम आपको खबर करेंगे, आप किसी दिन फला कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाइएगा। दामिनी ने कहा हाँ, जब मैं अपनी आंखों से देख लूँगी मैं मान जाऊँगी। और ऐसा ही हुआ। एक दिन अपने जो साइट का ऑफिस होता है उसके पीछे वाले हिस्से में, यानी आराम कक्ष में, दोनों आराम फरमा रहे थे, जमुनाबाई और श्री यशवंत साहू। फ़ोन करने वाले ने फ़ोन कर दिया दामिनी मैडम को, या यूँ कहें मेम साहब को, कि अब आप चाहें तो आ जाएं और अपनी आंखों से देख लें। मैडम आई और ये बताया गया कि आप यशवंत की यानी ठेकेदार साहब की गाड़ी से मत आइएगा, यहाँ उनके गुर्गे लगे हुए हैं, भीतर फौरन खबर हो जाएगी, आप किसी दूसरी की गाड़ी से आइएगा। दामिनी ने ठीक वैसा ही किया, वो मौके पर पहुंच गई। बताने वाले ने ये बता रखा था गाड़ी किधर से मोड़ के कहाँ खड़ी करेंगे और कैसे आप भीतर घुसेंगे। बहरहाल वो गुस्से में भी थी और शंका भी थी उसे, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति या यशवंत साहू ऐसा भी कर सकते हैं। बहरहाल वो सीधे भीतर घुसी। इशारा करने वाले ने इशारा करके बता दिया, भीतर वाले कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया गया। दामिनी ने दरवाज़ा खटखटा दिया। गुस्से में तमतमा के यशवंत साहू ने दरवाज़ा खोला कि किसकी हिम्मत पड़ गई मेरे बताने के बावजूद भी कि दरवाज़ा खटखटाया गया। बहरहाल सामने जब उसने दामिनी को देखा, उनके भी तोते उड़ गए। दामिनी सीधे भीतर गई और वहाँ पर जमुना बाई को पाया। आप समझ सकते हैं कि 2 ऐसी महिलाएं जो संबंधों में एक दूसरे की सौतन होंगी या सौतन लगेंगी या सौतन कही जाएंगी या सौतन से संबोधित किया जाएगा, जब वो आमने सामने होंगी, रंगे हाथ पकड़ी जाएंगी, तो क्या हुआ होगा। बाल नोचे गए होंगे, झोंटा पीटी हुआ होगा, यानी झोंटा पीटी का अर्थ कि उसके बाल को खींच के उसकी पिटाई करना। सब होने के बाद सारे लोग इकट्ठा हो गए। बीच बचाव यशवंत साहू ने किया। उन्होंने कहा तमाशा मत बनाओ, तुम मेरे साथ घर चलो। यमुना से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं आके बताऊंगा। बहरहाल वो जिद पर अड़ी रही कि इसे फौरन यहाँ से बाहर निकालो, इसे वापस भेजो। लेकिन यशवंत सब वही बीच वाली बात, इधर की भी बात और उधर की भी बात, न उसको गुस्सा कर सकते थे, ये तो बीवी ही थी। तो बहरहाल वो वहाँ से दोनों अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। अब रास्ता दामिनी ने देख लिया था। अब जब भी कोई बात होनी होती थी खबर हो जाती थी, और यशवंत साहू ने भी जगह बदल ली। दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट के दूसरे ऑफिस में यह कार्यक्रम चलने लगे। परेशान होकर दामिनी ने एक दिन यमुना बाई वाले कंस्ट्रक्शन साइट पर अकेले वो आई, ऐसे समय में जब उनके पति यशवंत साहू वहाँ पर न हों। जमुना बाई को बुलाया और बिठाया और ये कहा कि तुम क्यों किसी का घर बर्बाद करने पर लगी हो, क्या मतलब है तुमसे? तुम सुपरवाइज़र की पत्नी हो, मैं तुम्हें दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की साइट पर भिजवा दूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ।
जमुना बाई को वापस आकर यशवंत साहू ने कुछ तो समझाया होगा, जिससे उसने कहा कि आपको मुझसे ये बात पूछने का कोई हक नहीं है। आप ये बात अपने पति से पूछिए कि वो अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं। फिर गर्मा गर्मी हुई, बहस हुई, बीच में जो मैनेजर लोग थे उन्होंने छुड़वाया और पत्नी घर चली गई। दामिनी ने घर जाकर सोच विचार लिया कि मामला हद से ज़्यादा, यानी जो उसने आंखों से देखा है उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। उस दिन फिर यशवंत साहू को उसने बहुत बताया। यशवंत ने कहा कि भाई तुम्हारे काम में, जैसा हमेशा इस तरह के लोग, दो नाव पे पैर रखने वाले लोग हमेशा अपने काम को या अपने कुकृत्य को, अपनी इस गलत आदत को जब डिफेंड करते हैं तो ये कहते हैं भाई ये बताओ कि तुमको कोई कमी हो तो बताओ, तुम्हें पैसा कम दे रहा हूँ तो बताओ, तुम्हारे किसी काम में मैं कोई अड़ंगा लगाता हूँ तो बताओ, तुमको शॉपिंग करने जाता, तुम शॉपिंग करने का तुम्हारा मन होता है, पैसा मैं पूरा देता हूँ, कम देता हूँ तो बताओ, बच्चों का पूरा ध्यान रखता हूँ, तुम अपने में रहो ना, तुम क्यों किसी और के चक्कर में पड़ती हो। दामिनी को समझ में आ गया कि अब बहुत मुश्किल है उस महिला से पीछा छुड़ाना। वो फौरन अपना सामान समेट के अपने मायके चली गई। मायके पहुंच के उसने यशवंत को ये खबर की कि ठीक है, तुमको जो मर्जी हो करो, मुझे अब उस घर में नहीं रहना है। महीने, 2 महीने, 3 महीने में जब यशवंत का भूत उतरा तो वो अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल चले गए। ससुराल में सब लोग बैठे। पत्नी ने 2 टूक कहा कि तुम्हें दोनों में से एक को चुनना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोनों के साथ रह सको, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम तय कर लो कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो और जब तय हो जाए तो मुझे बता दो। उस दिन यशवंत साहू को अपने ससुराली जनों के सामने बहुत जलील होना पड़ा। इस बात से वो बहुत परेशान हो गया और उसने ये तय कर लिया कि अब मैं जमुना को अपने रास्ते से हटाऊंगा। इरिटेट होने लगा क्योंकि बार बार वो पैसे की डिमांड करती थी। मेरा खर्चा दो, मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं यहाँ नहीं आऊँगी, मैं वहाँ नहीं आऊँगी, दुनिया की बात वो करती थी। धीरे धीरे दूरी बनाने की कोशिश करने लगा यशवंत साहू। ये बात भांप गई यमुना भी। उसने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब देखिए बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। एक दिन उसने ये कहा कि देखो मैं ये कस्बे की मिल के पीछे बैठी हुई हूँ, तुम चले आओ, वरना मैं चिट्ठी लिख के जान दे दूंगी। जेल तुमको तब भी जाना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि सब तुम्हारी मनमौजी, तुम्हारी मनमर्जी ही चलेगी। तुमने मेरा जितना यूज़ किया है, हम उतना ही पैसा मांग रहे हैं। जब उसके आत्महत्या की बात सुनी कि ये अगर अपने को जला लिया या लटका लिया और चिट्ठी लिख के गई, यानी सुसाइड नोट लिख के गई, तो मेरी क्या दुर्दशा होगी। इसने कहा कि ठीक है मैं आता हूं। बाजार से 3 ब्लेड खरीदे, ब्लेड जेब में रखे, उनका रैपर निकाल के उन्हें 2 टुकड़ों में करके, सिंगल से वो लचक उसमें आ जाती है, 2 टुकड़ों में ताकि वो हार्ड रहे, और अपने रूमाल में लपेट के अपने जेब में रख लिया। बताई हुई जगह पर वो सीधे पहुंचा। वो पहले से वहां बैठी हुई थी, एक पीछे की मिल का जो दरवाजा है उस पर लगी हुई बेंच पे बैठी हुई थी, सजी धजी। बहुत जैसे कहते हैं बहुत प्यार से बातचीत की यशवंत ने कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बताओ तुमने किस लिए बुलाया। उसने कहा 50,000 रुपये अभी 1 घंटे के भीतर मुझे चाहिए, और अगर ये 50,000 रुपये 1 घंटे के भीतर नहीं आए या तुमने कोई बहाना बनाया तो मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है, मुझे वैसे भी नहीं जीना है। जिस तरह से तुम मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो, जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब
यशवंत साहू को काटो तो खून नहीं। 50,000 रुपये बड़ी रकम होती है। अक्सर वो कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 15,000 हर दूसरे तीसरे दिन उसकी डिमांड पे दे दिया करता था। इस बार रकम ज़्यादा मांगी गई। वहीं उसने देखा आसपास शाम का समय था, कोई नहीं है, तो वो उसके पास बैठ गया। उसे जैसे करते हैं मनाने की कोशिश करने लगा। वो भी थोड़ा मुगालते में आ गई। बस इसी बीच उसने उसके दुपट्टे से उसका गला दबा दिया। तब तक उस दुपट्टे को गर्दन में कसा जब तक कि उसकी जान न निकल गई या जब तक वो निढाल नहीं हो गई। जेब से ब्लेड निकाले। गर्दन की, जो उसकी समझ में था कि गर्दन में 2 मेन नसें होती हैं, एक नाड़ी में होती है, दोनों हाथों की वेन्स को काटा, डीप कट कर काटा और गले को अच्छी तरह से 10-12 बार जहाँ जहाँ उसके हिसाब से या उसके दिमाग से वेन्स बड़ी वाली होती हैं उनको काट दिया। खूना खून हो गया वहाँ आसपास और चुपचाप उस लाश को जो गेट पर मिल के, उस गेट पर, पिछले वाले गेट पर रखी मारा था उसको खींच के खेत में कर दिया। पुलिस वाले भी सुनकर हक्का बक्का रह गए कि एक आदमी ने किस तरह से एक महिला की हत्या करने के लिए, और उसकी हत्या करने के लिए जिसको उसने अपने मज़े के लिए कह लें या जिसकी शरीर के लिए उसने उसको रखा था, उसकी किस तरह से निर्मम हत्या कर दी। यशवंत साहू जब पकड़ा गया तो उसके चेहरे पर नाखून के निशान भी थे और महिला के नाखूनों में भी स्किन और ब्लड पड़ा हुआ था। पहले तो ये लगा कि शायद जो ब्लड उसके हाथ से और गर्दन से निकला है ये शायद उसी के स्टेन होंगे, लेकिन फिर उसके सैंपल्स लेकर और इसको चेक कराया गया, FSL में इसे टेस्ट कराया गया, तो ये पता लगा कि जब उसने मारने की कोशिश की होगी तो उसका मुंह यमुना ने नोच लिया था। जितनी उंगलियों में उसके जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं और जो ब्लड है वो लगे हुए थे, उतनी ही जगह चेहरे पर भी खरोंच के निशान थे। ये बहुत बड़ा फॉरेंसिक एविडेंस होता है जब कभी भी ट्रायल में इसको साबित करना होगा कि इसी ने मारा है, क्योंकि डिफेंस वाला तो वही अपना किस्सा कहानी सुनाएगा कि साहब वो उस दिन तो कलकत्ता में था, तो फलाना था, तो ढकाना था, इस तरह की बातें होती हैं। फिर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके और उसको 14 सितंबर 2023 को 16 सितंबर 2023 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, ये कहावत बड़ी मशहूर है, सब जानते हैं कि 2 नाव पे पैर रखने वाला एक न एक दिन डूबता ही है। चाहे जितना बड़ा बैलेंस करने वाला खिलाड़ी हो, जिम्नास्ट हो, चाहे जैसा दिमागी कसरत करने वाला आदमी हो, अगर 2 नाव पे पैर रखा तो बहुत दूर तक ये नाव चलेगी नहीं और गड़ाप से भीतर ही उस पानी में, उस नदी में, तालाब में, जहाँ भी वो नाव पर सवार है, वो उसमें डूब जाएगा। ये बात सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इस बात को नहीं जानता कि वो जो कर रहा है उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन फिर भी छुप छुप के अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं लोग। रोज का किस्सा हो गया साहब, रोज का। जानते हैं कि पकड़े जाने पर क्या होना है। अब आप सोचिए, परिवार खराब हो गया, पत्नी छोड़ के मायके चली गई, बच्चों को लेके चली गई, दुनिया जान गई कि किस वजह से इनकी पत्नी इनको छोड़ के गई है, फिर भी शुरुआत में तो जब उनको बड़ा रसास्वादन हो रहा था, रसास्वाद कर रहे थे वो जमुना को लेकर, तो उन्हें लगा कि किसी को पता नहीं चल सकता, किसी को कैसे पता चलेगा, या ऐसा तो लोग करते रहते हैं, किसी से क्या मतलब। लेकिन जब पत्नी ने मौके पर पकड़ा
उसको डिफेंड करने की कोशिश की जमुना को यशवंत ने। पत्नी को ये लगा कि बात बहुत आगे बढ़ गई है, वो मायके चली गई। तो यशवंत साहू को क्या ये नहीं पता था कि जो वो कर रहा है उसका हश्र क्या होना है, कहाँ जाकर वो लैंड करेंगे। दो नाव पे पैर रखने वाला जब नाव डगमगाती है तब पसीना पसीना हो जाता है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, जान बचाने के लाले पड़ जाते हैं कि अब तो नहीं संभले तो ठीक पानी में हम चले जाएंगे। पत्नी ने भी होशियारी की, सबके सामने उसको ऑप्शन दिया कि तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, डिसाइड कर लो, मेरे साथ रहोगे या जमुना के साथ रहोगे। ये बात चूंकि सारे ससुराली जनों के बीच हुई थी, ये उसको मिर्ची की तरह लगी, तीर की तरह चुभ गई और लगा उसे कि मेरी अब बहुत बेइज्जती हो गई है, अब इस महिला को ढोना बहुत मुश्किल है। और सारी अकड़ यशवंत की ख़त्म हो गई। मैं अपने सर्विस के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, शुरुआती दिनों में इस तरह के चोरी छिपे किए जाने वाले कृत्य शुरुआती समय में हो सकता है आपको आनंदित करते हों, लेकिन धीरे धीरे इस तरह की लड़कियां, महिलाएं या जिन पर आप इस तरह का स्वभावतन आप उनके पीछे पड़े हुए हैं, वो कुछ ही दिनों में अपना हक मांगने लगती हैं। कुछ ही दिनों में डिमांड्स बढ़ती जाती हैं। कुछ ही दिनों में ये भी कहा जाता है कि ऐसा करो नहीं सबको बता दूंगी। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी भी उसका एक कारण है कि मेरा क्या होगा, इन्होंने तो मुझे इस्तेमाल किया, कल को छोड़ देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा सोशल स्टेटस क्या होगा। तो वो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर इतनी ढेर सारी डिमांड्स होने लगती हैं। फिर देशी भाषा में ये कहते हैं कि साहब वो तो गले ही पड़ गई। क्यों पड़ गई भाई गले? आप ही ने गले लगाया था पहले। इसलिए कृपा करके दो नाव पे पैर रखने की जो ये कहावत कही गई है, इसको हमेशा अपने दिमाग के किसी कोने में रखें। डूबना ही डूबना है। हुआ क्या, पीछा छुड़ाने के चक्कर में लंबे समय तक यशवंत साहू को जेल में रहना होगा। एविडेंस हैं, फॉरेंसिक एविडेंस हैं, चाहे जितना पैसा हो, लेकिन एविडेंस कोई पचा नहीं पाएगा। रहना ही होगा, जमानत होने में कई साल लग जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वही है, आदत है दो नाव पे पैर रखने की। मत करें ऐसा, सोच समझ कर करें जो भी करें। अपने लिए गड्ढा न खोदें, खाई न खोदें, कब्र न खोदें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।